हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ आओ पढ़े। एंड यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आप एनडीए के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड जो आपका अपकमिंग एनडीए का पेपर है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हो। सो प्लीज़ बी विथ मी टिल द लास्ट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक। इनमें से कौन सा एक इग्नियस रॉक नहीं है। तो देखो, पहले यूपीएससी ना ये चीज़ करता है कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। नॉट पूछा है इसमें इसमें इग्नियस रॉक कौन सा नहीं है, उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। देखो, रॉक्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी रॉक और एक होता है सेकेंडरी रॉक। ठीक है, दो टाइप के रॉक होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में सिर्फ एक रॉक आता है जिसका नाम है इग्नियस, एंड दूसरा होता है सेकेंडरी जिसमें दो रॉक्स आते हैं, एक होते हैं सेडिमेंट्री और एक होते हैं मेटामॉर्फिक। राइट, सो प्राइमरी रॉक जो इग्नियस रॉक है, ये कैसे बनता है? लावा से बनता है। ठीक है, एंड आपको वही क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल नहीं है। सो बसाल्ट, बसाल्ट तो लावा से ही बनता है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। गैब्रो, दिस इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द इग्नियस रॉक इटसेल्फ, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ग्रेनाइट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज स्लेट। स्लेट आपकी इग्नियस रॉक नहीं है। ठीक है, और क्या है स्लेट, कौन सा कैटेगरी में आता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में आपको पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अब देखो, यहाँ पे ना इस तरीके के ऑप्शंस दिए रहे हैं एंड आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सो सबसे पहले ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पहले बोल रहा है हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस। क्या हाइपोसेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो कि फोकस के करीब होता है? ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज हायर इन द डेंसर मटेरियल। क्या डेंसर मटेरियल में वेलोसिटी ज़्यादा होती है अर्थक्वेक की? और थर्ड स्टेटमेंट है पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है पी वेव्स सबसे फास्ट मूव करती हैं और ये सबसे पहले अर्थ के सर्फेस पे आती है। तो देखो, अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। क्यों होता है? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे मूव करने लग जाती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे मूव करती है एंड जहाँ से ये अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस और हाइपोसेंटर। सो फोकस को ही हम हाइपोसेंटर कहते हैं एंड द पॉइंट डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर और फोकस, दिस इज नोन एज एपीसेंटर। इसको हम एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, सो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और फर्स्ट स्टेटमेंट किस में नहीं है? इसमें है, इसमें है, और नाउ यू हैव द ऑप्शंस ऑफ 2 and 3 ओनली। तो उसका मतलब ये है कि थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, चाहे हमें आता हो या नहीं आता हो, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली करेक्ट। नाउ वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक wave is higher in the denser material. Yes, it is higher in the denser material. So the correct option is B, 2 and 3। देखो, ऑब्वियसली अगर मैं आपको यही बताऊँ, अगर मैं ट्रिक्स की बात कर रही हूँ, तो अगर आपको इस स्टेटमेंट के बारे में भी कॉन्फिडेंस नहीं है या इस स्टेटमेंट के बारे में भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो इन दोनों ऑप्शंस में से आप हमेशा उसको चूज़ करना जिसमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स करेक्ट बताए गए हैं। सो दैट इज़ 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। इसका ही एप्लीकेशन हम आगे भी देखेंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। सो दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि क्वार्टनरी पीरियड में कौन सा दो इपोश आता है। इपोश का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। सो ह्यूमन सिविलाइजेशन धीरे धीरे आगे बढ़ी है, अर्थ का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, जियोलॉजिकली आगे बढ़ा है। तो इन क्वार्टनरी पीरियड में कौन कौन से टाइम पीरियड आते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज हेलोसीन एंड पेलास्टोसीन। दिस इज द करेक्ट आंसर। हेलोसीन एंड पेलास्टोसीन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सारे प्लैनेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, मतलब सबसे पहले ज़्यादा डेंस, देन कम, देन कम, देन उससे कम। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अर्थ इज़ द मोस्ट डेंसिएस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। देन अर्थ के बाद जो भी आपको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे, तो प्लैनेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल और एक होते हैं जोवियन प्लैनेट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जहाँ पे
रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, वहाँ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में प्रेजेंट है, गैस कम है। एंड जोवियन प्लैनेट वैसे होते हैं जहाँ पे सरफेस गैसियस से बना हुआ है, गैसियस सरफेस है, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का सरफेस रॉकी सरफेस होता है। सो डेंसिएस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो अर्थ सबसे ज़्यादा डेंसिएस्ट है, देन वेनस, देन जुपिटर एंड देन सैटर्न। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट। अब देखो यहाँ पे ना कोल्ड करंट और वार्म करंट, इसका कॉन्सेप्ट ओशियनोग्राफी में हम पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम ओशियनोग्राफी में पढ़ते हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वो भी समझा दूंगी इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास समय नहीं है। सो कोल्ड करंट कौन सा है, तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो धाराएं गर्म जगह से निकल रही होगी या कॉन्टिनेंट से निकल रही होगी उसे हम वार्म कहते हैं, एंड जो धाराएं ठंडी जगह से निकल रही होगी उसे हम कोल्ड करंट कहते हैं। ठीक है। नाउ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्टर्न मार्जिन्स पे, कोई भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स पे आपको डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, डेजर्ट्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पेरू करंट भी आपको वेस्टर्न मार्जिन पे ही देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट। बेंगुएला की करंट इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, दिस इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, एंड यहाँ पे डेजर्टिक एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ पोर्टसोलाइजेशन। देखो पोर्टसोलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ होता है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जो सॉइल है, सॉइल की लेयर क्या हो जाती है, लीच्ड हो जाती है, सॉइल की लेयर ऊपर से उसकी जो परत है वो हट जाती है। तो ये कहाँ हो सकता है, टाइगर फॉरेस्ट में बारिश नहीं होती है, मेडिटेरेनियन में बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे आपको वाइन्स देखने को मिलेंगे, वाइन इंडस्ट्रीज, ग्रेप्स की इंडस्ट्रीज ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन मॉनसून फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में भी बारिश होती है, लेकिन पोर्टसोलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, तो द करेक्ट आंसर इज मॉनसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीन सॉर्ट 23 ये किसके बीच की एक्सरसाइज है, ये है यूएस और जापान के बीच की एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा अगर आपसे वापस इससे क्वेश्चन पूछते हैं तो। देन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, बैटल ऑफ रेजांगला कौन से ईयर से सिचुएटेड है, कौन से ईयर में हुआ था। इंडियन आर्मी का एक बैटल है, इसको आप इंडो सिनो वॉर भी कहते हो, एंड दैट विल हैपेंड इन 1962। ठीक है, 1948 में कश्मीर वॉर हुआ था, इसे याद रखना। 1972 में कोई वॉर नहीं हुआ था, बट येस 1971 में बांग्लादेश वॉर ज़रूर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ज़रूर हुआ था, इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। 1962 में इंडो सिनो वॉर होता है, जहाँ पे LAC का ग्राउंड बनता है, LAC का जो एरिया है वो यहाँ पे डिमार्केट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is the Governor General of Bengal underwent impeachment proceedings in the British Parliament। इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा है जिसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगाया गया था, तो द करेक्ट आंसर इज वॉरेन हास्टिंग्स। वॉरेन हास्टिंग्स इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे 1774 में, बंगाल के गवर्नर जनरल ये बनाए गए थे 1774 में। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नई करी थी इंडिया में, इन्होंने जुडिशियल सिस्टम में चेंजेस करे थे, पुलिस सिस्टम में चेंजेस करे थे, इवन इनके समय में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पास हुआ था, बंगाल वाले रीजन में परमानेंट सेटलमेंट इनके समय में पास हुआ था। एंड जब ये अपनी सेवा से निवृत्त होके वापस ब्रिटेन गए तो इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए करप्शन के, एंड करप्शन के चार्जेस के वजह से इनको इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स झेलनी पड़ गई थी, लेकिन बाद में ये बाइज्जत बरी हो गए थे। देन ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन फॉर एनडीए एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। तो ये ना फेवरेट है, फेवरेट है। अगर आप कोई भी पेपर पीछे भी बैक ईयर्स में जाके देखोगे, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त और हरिसेन, इनसे क्वेश्चन पूछा ही है।
ठीक है। चंद्रबरदाय पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज रासो, इन्होंने ये बुक लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे चंद्रबरदाय, ठीक है। देन कालिदास की भी बहुत सारी बुक है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, देन रघुवंशम। तो ये सारी इनकी बुक है, इसे याद रखिएगा। विशाखा दत्त की जो बुक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस नाउ, यू नीड टू आंसर इन द चैट बॉक्स, सॉरी कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वन, हरियर और बुक्का ने कौन से किंगडम को फाउंड किया था? द करेक्ट आंसर इज विजयनगर एम्पायर, इन्होंने ही बनाया था 1336 में। इस समय तुगलक वंश यहाँ पे रूल किया करता था, दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश यहाँ पे रूल किया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ के राजा हुआ करते थे। एंड हरियर एंड बुक्का ने विजयनगर का एम्पायर बनाया था 1336 में। देन अब ये 93 नंबर क्वेश्चंस देखो। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सिंपली आपके पेपर से है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उससे है ये कंप्लीट पेपर। पहले बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड बिकेम 0 ऑन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर एंड नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन द लैटिट्यूड्स। देखो लैटिट्यूड का मतलब क्या है, तो ऐसे समझना, लैटिट्यूड का मतलब है लेटा हुआ, ठीक है, इस तरीके से लैटिट्यूड का मतलब है लेटा हुआ। और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूड का मतलब है लॉन्ग, तो किसी की भी लंबाई आप ऊपर से नीचे तक ही नापते हो, ठीक है। तो इसे याद रखना, लॉन्गिट्यूड का मतलब है दिस, लैटिट्यूड का मतलब है लेटा हुआ, ठीक है। सो लैटिट्यूड की लाइंस कितनी है? लैटिट्यूड्स अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक है सदर्न हेमिस्फेयर। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसे इक्वेटर कहते हैं हम, ठीक है। एंड फर्दर यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 90 एंड सदर्न हेमिस्फेयर में 90, सो टोटल 181 लाइंस हो गई लैटिट्यूड की। 90 + 90 + 1, सो 181 लाइंस हो गई लैटिट्यूड की। अब लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? तो लंबे लाइंस, खड़े लाइंस लाइक दिस, है ना। सो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। एंड लॉन्गिट्यूड्स जो पोल्स पे हैं, पोल्स पे जाके मिल जाते हैं और इक्वेटर पे इनके बीच की डिस्टेंस वाइड हो जाती है। तो 1 डिग्री डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर्स की होती है। 111 किलोमीटर्स की इनके बीच की डिस्टेंस होती है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसके भी ध्यान में रखना। सो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसमें टोटल 360 लाइंस होते हैं, और अगर आपको टाइम निकालने सीखना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको उसके भी लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी। तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इग्नोर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें साइंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड मैं वही क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ जो आप पढ़ के आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है मृक्षकटिका। अगर आप 2022 या 21 की भी पेपर देखोगे ना, वहाँ पे भी मृक्षकटिका के बारे में पूछा गया है। सो क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन एनडीए पेपर इटसेल्फ। सो मृक्षकटिका किसने लिखी है? शूद्रका ने लिखी है। मृक्षकटिका किसने लिखी है? शूद्रका ने लिखी है, ठीक है, तो इसे याद रखना। देन नेक्स्ट वन, यशोवर्मन। यशोवर्मन कन्नौज का राजा था। जब हर्षवर्धन का पीरियड ख़त्म हो चुका था कन्नौज में, जब हर्षवर्धन का रूल ख़त्म हो चुका था, तब यशोवर्मन कन्नौज पे रूल किया करता था। सो दैट वाज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ 120 नंबर क्वेश्चन देखो, पाटलिपुत्र को कैपिटल किसने स्टैब्लिश किया था? पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर तो उदयीन होगा, एज पर द फैक्ट और एज पर द स्टडीज उदयीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन उदयीन के पहले इसका जो फादर था वो था अजात शत्रु। अजात शत्रु यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए हम इसे अजात शत्रु ही मार्क करेंगे। सो 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अजात शत्रु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये
प्रूव किसने किया था? तो ये कोपरनिकस ने किया था। निकोलस कोपरनिकस ने इस चीज़ को प्रूव किया था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। So this is some of the questions we have in 2023 paper. नाउ एक डिसकंटिन्यूटी का चैप्टर है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ का मतलब है इनर कोर एंड आउटर कोर। इन दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है इसे क्या कहते हैं? तो उसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अगर आपको डिसकंटिन्यूटी के भी लेक्चर चाहिए तो मुझे बताइएगा, आई विल अपलोड दैट ऑल्सो बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन। बाय।